वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी 5 या 6 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं नीचे चैनल प्लेलिस्ट मैं जितना भी वीडियो अब तक अपलोड किया हूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन से, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक पार्ट को आप देख के फिर इस पे आएंगे। और यदि प्रीवियस पार्ट आप नहीं देखेंगे तो इसको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए प्रीवियस पार्ट को देखें, उसके बाद इस टॉपिक को देखें। आप जब इस एनसीईआरटी बुक को उठाइएगा तो इसमें एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंतर्गत तमाम सारे सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक करके डिवाइड करके इस बुक को पढ़ना होता है, इस चैप्टर को भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्योंकि कल हमने देख लिया था कैसे आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, कैसे रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है और कैसे राजा को हटा दिया जाता है और कैसे नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट्स के लोग मेराबियो और एब्बे के नेतृत्व में लीडरशिप में एक नेशनल असेंबली का घोषणा करते हैं। जैसे नेशनल असेंबली का डिक्लेरेशन होता है, अब राजा भी फाइनली एटलीस्ट 1791 के अप्रॉक्स में आके उनको एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है ठीक है हम आपको बात को मानते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद से क्या होता है, जब राजा मान गया तो मोनार्की जो सिस्टम जो पहले थी, जो काफ़ी क्रूर थी, काफ़ी क्रूएल थी, काफ़ी वर्स्ट थी, इसका मतलब वो चेंज होने वाला है। तो अब वो चेंज होता है, अब चेंज होता है तो क्या कहलाता है, फ्रांस बिकम्स, फ्रांस बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मतलब फ्रांस आज भी मोनार्की रहेगा, फ्रांस में आज भी राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन उस राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं से पहले कॉन्स्टिट्यूशन सब जुड़ गया, मतलब संविधान। यानी अब जो भी व्यवस्था रहेगी, जो भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था रहेगी, उस पे अब लिमिटेशंस रहेंगे, उस पे सीमाएं रहेंगे, उस पे किसी एक ऐसी पावर का उस पे अथॉरिटी होगा जो उस राजा को आगे नहीं बढ़ने देगा, जो राजा को असीमित पावर नहीं देगा, राजा को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जब थर्ड स्टेट्स के लोग नेशनल असेंबली मिराबियो और एब्बे के नेतृत्व में जब घोषित करते हैं और राजा से डिमांड करते हैं कि आज से नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट्स के लोग होंगे और मेजॉरिटी पे एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट वो लोग लेके आते हैं, तब से क्या होता है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। मोनार्की आज भी रहता है फ्रांस, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहता है। अब राजा अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर सकता, राजा टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को लेके वोट करा के नहीं बढ़ा सकता है। अब थर्ड स्टेट्स वाले नेशनल असेंबली जो बोलेगी वो कहा जाएगा। स्टूडेंट्स आइए अब आगे देखते हैं। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। आप जानते हैं 1789 में रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है और फाइनली ये सब चीजें होती जाती हैं और फाइनली जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूप बनता है, प्रारूप बनता है। उस प्रारूप को 1789 बनाया जाता है जो मेड फ्रांस लिमिटेड मोनार्की। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो मोनार्की यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे एक प्रकार का वो अंकुश लग जाता है। लिमिटेड मोनार्की, जो पहले मोनार्की अनलिमिटेड थी, उसके पावर अनलिमिटेड थे, राजा जब चाहे जो कर सकता था, किसी पे भी अपने अथॉरिटी का अपने अधिकार को थोप सकता था, लेकिन अब उस राजा पे एक पावर लग जाता है, राजा पे एक लिमिटेशंस लग जाते हैं, राजा को एक सीमा के अंदर रह के काम करना होता है। वो सीमा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा भी काम करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, ये नेशनल असेंबली के लोग। नेशनल असेंबली में कौन है, थर्ड स्टेट्स के लोग हैं। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस किंग एंड असेंबली वर्क टुगेदर। अब जो नया संविधान बनाया गया था फ्रांस में, उस संविधान में राजा और असेंबली मतलब थर्ड स्टेट्स के लोग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के लोग, इसमें थर्ड स्टेट्स के लोग का मेजॉरिटी होगा, वो लोग मिल के वर्क टुगेदर, मिल के एक साथ काम करेंगे और गवर्न द फ्रांस, और पूरे फ्रांस को चलाएंगे। पहले तो केवल फ्रांस को तो राजा चलाता था, सब कुछ राजा के मन मुताबिक होता था, लेकिन जब टैक्स हाइक करने की बात होती थी तो राजा तीनों स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला के टैक्स को हाइक करता था, टैक्स के रेट को बढ़ाता था। लेकिन अब जो जैसे ये सब कांड हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो अब क्या होता है, राजा और नेशनल असेंबली मिलकर फ्रांस को गवर्न करेंगे। दोनों का समान अधिकार होगा, राजा को कंट्रोल करने के लिए नेशनल असेंबली होगी और नेशनल असेंबली को कंट्रोल करने के लिए राजा होगा। यानी दोनों के पावर बढ़ जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का बंटवारा। ठीक है, पावर शेयरिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ठीक है, नीचे है द पावर्स टू मेक लॉज वर गिवन टू द नेशनल असेंबली। लेकिन जो कानून बनाने की जो शक्ति थी पहले राजा के हाथ में था, राजा तीनों स्टेट्स के लोगों को इकट्ठा करता था और उसके अकॉर्डिंग वो कानून बनाता था। लेकिन अब जो पावर बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, अब नेशनल असेंबली को दिया गया था। और नेशनल असेंबली में आप जानते हैं मेजॉरिटी में कौन थे, थर्ड स्टेट्स के लोग थे। ठीक है, तो अब पावर जो भी लॉज बनेंगे वो लॉज नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग बनेंगे, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो किसके माध्यम से, जो नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट्स के लोग होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके गए होंगे, इनडायरेक्टली चुनाव करके गए होंगे। जैसे हम अपने पीएम, जो हमारे देश के पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी एक
इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर है, इनडायरेक्ट हम वोट दिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, एमपी को दिए हैं, और एमपी लोग जो लोग चुन के गए हैं संसद में, पार्लियामेंट में, वो लोग मिलकर किसी एक बंदे को पीएम बनाए हैं। यानी डायरेक्टली तो हम एमपी अपने अपने रीजन, अपने क्षेत्र के एमपी को चुनाव किए, लेकिन हमारे एमपी जाके और वही 550 एमपी मिलके किसी एक नेता को अपना पीएम चुनते हैं। तो उसी प्रकार नेशनल असेंबली में जो बंदा बैठा होगा, जो देश को चलाएगा नेशनल असेंबली में, वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना गया होगा। जनता अपने रीजन के किसी एक बंदे को चुनेगी और उस बंदे द्वारा जो जितना ग्रुप बनेगा वो ग्रुप नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनेगा। और उस नेशनल असेंबली में नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट्स, फर्स्ट सेकंड स्टेट्स के पीपल और गवर्नमेंट और क्या राजा दोनों मिलके गवर्न करेंगे फ्रांस पे, ठीक है। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड द पैसिव सिटीजन। अब जब ये 1791 में जो नया संविधान बन जाता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसमें एक रूल बनता है, एक प्रिंसिपल बनता है कि अब फ्रांस में दो टाइप के सिटीजन पाएंगे। फ्रांस में अब दो टाइप के नागरिक होंगे, एक होंगे एक्टिव नागरिक, एक होंगे पैसिव नागरिक। एक्टिव नागरिक मतलब वो नहीं जो बहुत फुर्तीला होता है, मारपीट करने में बहुत आगे होता है। पैसिव मतलब जो सुस्त होता है, लेजी होता है, आलसी होता है, ऐसा नहीं। अब बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फ्रांस का जो संविधान वाला जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाया गया, उसमें कहा गया अब दो टाइप के यहाँ पे सिटीजन होंगे। एक होंगे एक्टिव। एक्टिव में कौन होंगे? एक्टिव में वो बंदे होंगे जो 25 साल से ज्यादा जिनकी उम्र होगी और टैक्स को पेड करते होंगे एटलीस्ट 3 दिन के अपने मजदूरी के बराबर मंथली वो टैक्स पेड करते होंगे। 3 दिन के मजदूरी के बराबर या उससे भी ज्यादा रुपए जो टैक्स पेड करता है और जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, वही एक्टिव सिटीजन है, वही एक्टिव सिटीजन है। और केवल एक्टिव सिटीजन ही टू वोट, केवल वोट दे सकता है। राइट टू वोट केवल, राइट टू वोट किसको होगा? राइट टू वोट केवल एक्टिव सिटीजन्स को होगा जिनका एज 25 ईयर प्लस होगा। पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 डेज ऑफ द लेबरर्स वेजेस, मतलब 3 दिन की मजदूरी एटलीस्ट उतना कमाता होगा, 25 साल से ज्यादा होगा तो 3 दिन की मजदूरी के इक्वल उसका टैक्स देना होगा, वही एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे। उम्मीद है गाइज आप इसको समझे होंगे। एंड सेकेंड होता है पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन मीन्स ऐसे सिटीजन जो 25 साल से जिनका उम्र कम होता है और इसमें औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, जो एलिजिबल नहीं होते, वोट नहीं दे सकते हैं और टैक्स नहीं पे करते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव सिटीजन। बिलो 25 ईयर्स, वुमेन, चिल्ड्रेन नॉट एलिजिबल टू वोट एंड दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट लाइक असेंबली एंड द किंग। तो ऐसे लोग पैसिव सिटीजन में आते हैं। गाइज आपने दोनों टर्म को समझा। कुछ टर्म है मैं आपको समझाता हूँ। कल के चैप्टर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, चैट्यूज, मतलब जब आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन होता है तो थर्ड स्टेट्स के लोग तेजी से जाते हैं, राजा के बास्टाइल फोर्ट को तोड़ते हैं, चैट्यूज को तोड़ते हैं, ठीक है। ये चैट्यूज क्या होता है? चैट्यूज या चैटअप्स ऐसा कुछ होता है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का किला होता है, एक प्रकार का ये किला होता है, यह महल होता है जो स्टेटली रेजिस्टेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन। ये ऐसा किला होता है सिर्फ नोबल मैन, सेकेंड या फर्स्ट स्टेट्स के लोग उसमें निवास करते हैं, बिलोंगिंग निवास करते हैं उस किला में, उसी को बोलते हैं चैट्यूज या चैट्यूज, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैस्टल और स्टेटली रेजिडेंस, एक ऐसा घर, एक ऐसा महल, एक ऐसा किला जिसमें एक नोबल मैन रहता है, जिसमें एक बिनर या सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स के पीपल बिलोंग करते हैं, उसी को चैट्यू बोला गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं, एमसीक्यूज भी पूछ देगा। अब मैनर क्या होता है? मैनर मतलब होता है जागीर, मैनर मतलब होता है जागीर, मैनर MANOR, जागीर। जागीर मतलब नहीं कहते हैं कि किसी की बाप की जागीर है क्या ये सरकारी स्कूल, किसी की बाप की जागीर है क्या ये ट्रेन है। तो जागीर मतलब होता है संपत्ति, धन से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं एक ऐसा वर्ग जो कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन। मैंसन मतलब ये हवेली महल होता है, हवेली या महल। कह रहा है एक ऐसा जमीन का भूमि, चाहे एक ऐसा हवेली, एक ऐसा महल जो किसी एक पर्टिकुलर एक ऐसे ग्रुप के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, उसी को ही बोलते हैं मैनर, ठीक है। एक ऐसा हवेली या एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो उस लैंड के टुकड़े पे समझिए एक प्रकार का गॉड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ, उसी को बोलते हैं मैनर। जैसे मान लीजिए कोई भूमि है या कोई महल है, उस पर यदि हम कंसिस्टिंग लॉर्ड्स लैंड, यदि हम उसे भगवान की भूमि मानते हैं या भगवान का मैंसन, भगवान का हवेली, भगवान का किला मानते हैं, तो वैसे जगह को मैनर बोलते हैं, यानी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।